नील दिव्यांशी और शिविका के साथ उत्तरी क्षेत्र की यात्रा पर है, जहां उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और आज वो इतना शक्तिशाली बन चुका था कि इस आश्रम के कुलपति भी उसे सम्मानजनक दृष्टि से देख रहे थे। वहीं जब नील ने अपने पुराने कुलपति को इतना विनम्र होते देखा तो उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति जी, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर समर्थदेव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नील, आपको मुझे कुलपति कहने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक दूसरे को समान रूप से संबोधित करना बेहतर होगा। योद्धाओं की दुनिया में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता था। भले ही नील कभी सप्त सिंधु आश्रम का शिष्य था, लेकिन नील की शक्ति अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जिसकी कुलपति समर्थदेव कल्पना ही कर सकते थे। ऐसे में उन्हें नील द्वारा खुद को कुलपति कहे जाने पर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन नील ने गंभीरता से कहा, मैं सप्त सिंधु आश्रम से हूं। ऐसे में मेरे लिए आपको कुलपति के रूप में संबोधित करना सामान्य बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि नील ने ऐसा कहा था, इसलिए कुलपति समर्थदेव मना नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने मन ही मन आह भरी। नील एक भावुक व्यक्ति है। वास्तव में नील के शीर्ष दल प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उन्होंने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की थी। सब कुछ नील ने अपनी मेहनत से प्राप्त किया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि कुछ ही वर्षों में वो मध्य क्षेत्र का सबसे मजबूत योद्धा बन जाएगा। इससे पहले समर्थदेव को दिव्यांशी और नील के विवाह समारोह के बारे में भी पता चला था। हालांकि उसमें सिर्फ 1.5 सितारा समुदाय के कुलपतियों को आमंत्रित किया गया था। इस वजह से सप्त सिंधु आश्रम के सदस्य उसमें भाग लेने के योग्य नहीं थे। खैर, इसके बाद समर्थदेव के मार्गदर्शन में दिव्यांशी और शिविका ने नील का अनुसरण किया और पूरे सप्त सिंधु आश्रम का दौरा किया। उसी समय नील ने समर्थदेव को आध्यात्मिक संदेश भेजा, कुलपति जी, वो प्रमुख शुभांगी कहाँ है? समर्थदेव को पहले से ही ये उम्मीद थी कि नील ये सवाल पूछेगा, इसलिए उन्होंने सच्चाई से जवाब दिया, आपके मध्य क्षेत्र छोड़ने के बाद शुभांगी कुछ समय के लिए शाही महल में चली गई थी, लेकिन आधे साल बाद मैं उसे सप्त सिंधु आश्रम में वापस ले आया था। इस समय वो अंबरदल का कार्यभार संभाल रही है। समर्थदेव ने नील से वादा किया था कि जब तक वो जीवित है शुभांगी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि उन्होंने सिंहासन की लड़ाई में हस्तक्षेप न करने की बात कही थी, लेकिन वो शुभांगी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। किंतु कुछ समय बाद जब युद्ध कला प्रतियोगिता के दौरान नील की प्रसिद्धि बढ़ने की खबर समर्थदेव के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपना वादा बदल दिया। समर्थदेव को शुभांगी और नील की घनिष्ठता के बारे में पता था और वो ये भी जान गए थे कि भविष्य में नील पवित्र आश्रम के शीर्ष व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। इसलिए उस खबर को प्राप्त करने के दूसरे दिन समर्थदेव स्वयं शाही महल में गए और सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के सामने तीसरे राजकुमार सुकेतु को सिंहासन से उतार दिया। फिर उन्होंने शुभांगी के भाई युवराज सुकर्ण और बहन मणिकर्णिका को भी आजाद कर दिया। सम्राट बिंदुसार के लापता हो जाने के बाद कुलपति समर्थदेव उत्तरी क्षेत्र में पवित्र आश्रम के एकमात्र प्रतिनिधि बन गए थे। ऐसे में पूरे शाही महल में उनका सामना कोई नहीं कर सकता था। वो दृश्य देखकर शाही महल के सभी अधिकारी अवाक रह गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। दरअसल कुलपति समर्थदेव चाहते थे कि शुभांगी खुद अपना फैसला करे कि वो सुकेतु को खत्म करके खुद साम्राज्ञी बनना चाहती है या फिर वो अपने भाई सुकर्ण को सम्राट बनाएगी। लेकिन शुभांगी के चयन ने समर्थदेव को चौंका दिया। उसने सुकेतु को मारने का विकल्प नहीं चुना और न ही श्यामल साम्राज्य की पहली साम्राज्ञी बनी। इसके बजाय उसने अपने भाई सुकर्ण को सम्राट घोषित किया और सप्त सिंधु आश्रम में लौटकर एक शिक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। इस तरह से समर्थदेव ने नील को शुभांगी की पूरी स्थिति के बारे में बताया। ये सुनकर नील ने हल्के से अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उसे मानना पड़ा कि समर्थदेव ने अच्छा काम किया है। दिव्यांशी ने देखा कि नील और समर्थदेव आध्यात्मिक संदेशों से चुपचाप बातें कर रहे थे, तो वो उत्सुक होकर पूछ बैठी, आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? ये सुनकर समर्थदेव के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। वो जानते थे कि नील नहीं चाहता कि कोई उनकी बातें सुने। इससे पहले कि समर्थदेव कुछ कहते, नील मुस्कुराते हुए बोला, बस कुछ खास नहीं, हम सप्त सिंधु आश्रम की एक पुरानी घटना पर बात कर रहे थे। दिव्या, शिविका, तुम दोनों कुलपति जी के साथ आश्रम घुमाओ, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। शिविका चुप रही, लेकिन उसकी निगाहें नील पर टिक गई। उसकी आंखों की चमक देखकर वो समझ गई कि नील कुछ छिपा रहा है। वहीं दिव्यांशी उलझन में थी। उसने तुरंत पूछा, कौन सा काम? किंतु इससे पहले कि नील कुछ कह पाता, समर्थदेव ने बात संभालते हुए कहा, आइए, मैं आपको आश्रम के सभी दलों के बारे में बताता हूँ।
इसी बहाने का फायदा उठाकर नील वहां से तुरंत निकल गया। वहीं समर्थदेव के साथ शिविका और दिव्यांशी आश्रम के मुख्यालय पहुंच गई, किंतु अंदर प्रवेश करने की जगह शिविका दरवाजे पर ही रुक गई। इस पर दिव्यांशी ने हैरानी से पूछा, तुम रुक क्यों गई? जवाब में शिविका हल्की मुस्कान के साथ बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? दिव्यांशी ने फिर पूछा। शिविका ने जवाब नहीं दिया, उसने बस सिर उठाकर उसी दिशा में देखा जिधर नील गया था। ये देखकर दिव्यांशी की भौहें सिकुड़ गई। वो पास आई और धीमी आवाज में बोली, क्या बात नील से जुड़ी है? हालांकि शिविका नील के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दिव्यांशी भी ऐसा नहीं करेगी। इसलिए उसने दिव्यांशी को संदेह में रखा ताकि दिव्यांशी और सवाल पूछे, और जैसे कि उम्मीद थी दिव्यांशी ने पूछना जारी रखा। ये देखकर शिविका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं नील के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। तभी दिव्यांशी ने गहरी आवाज में कहा, साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वहीं सभागार में समर्थदेव ने सेविकाओं से जलपान की व्यवस्था करने को कहा। इस समय कुलपति समर्थदेव सप्त सिंधु आश्रम के सभी दलों के कुलीन शिष्यों को इकट्ठा करने और दिव्यांशी को उनकी प्रतिभा दिखाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दोनों महिलाएं बाहर ही खड़ी थी और पता नहीं किस बारे में बातें कर रही थी। तभी शिविका ने शांत स्वर में कहा, नील का जन्म उत्तरी क्षेत्र में हुआ था, हो सकता है वहां उसके कुछ पुराने मित्र हों। मैं बस यही सोच रही हूं कि वो कौन होगा। ये सुनते ही दिव्यांशी का दिल ईर्ष्या से भर गया। शिविका को नील के साथ रहने की अनुमति देना पहले ही उसकी सीमा पार कर चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि शिविका पहली नहीं थी और शायद आखिरी भी नहीं होगी। वहीं दिव्यांशी की हालत देखकर शिविका मुस्कुराई और तुरंत बोली, क्या एक शक्तिशाली योद्धा की कई पत्नी होना असामान्य है? मुझे तो लगता है अगर उसके पास पहले से कोई ना हो तो ये बात भी अजीब होगी। बकवास, दिव्यांशी गुस्से में बोली और सीधे सभागार के भीतर चली गई। उसके पीछे पीछे शिविका भी अंदर गई और पास बैठकर गंभीरता से बोली, नील अब तुम्हारा पति है, तुम उस पर यूं गुस्सा नहीं कर सकती। हालांकि दिव्यांशी और शिविका के रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन वो कुछ समय से साथ थी, इसलिए इस समय दिव्यांशी को लगा कि वो दोनों एक ही नाव में सवार हैं। तभी शिविका ने फिर से दिव्यांशी के करीब आकर धीमे से कहा, तो फिर क्या तुम जाकर देखना नहीं चाहती कि नील कहाँ है? नहीं, दिव्यांशी ने झट से जवाब दिया, पर जब उसने शिविका के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी तो खुद को रोक नहीं सकी। वो फुसफुसाई, ठीक है, चुपके से देखते हैं। फिर उसने समर्थदेव की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, नील कहाँ गया है? ये सुनकर कुलपति समर्थदेव के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, लेकिन फिर उन्होंने मन ही मन आह भरते हुए कहा, नील अंबरदल में गया है, आप चाहें तो मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। आखिर दिव्यांशी कुलपति थी, उसे नाराज करने से बेहतर था नील को झेलना। इस तरह समर्थदेव के साथ दोनों महिलाएं तेजी से अंबरदल की ओर चल पड़ी। अंबरदल। जब नील पहाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बड़ी संख्या में योद्धा इकट्ठा हुए थे। ये देखकर नील की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपनी आभा छिपाई और धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़ने लगा। अखाड़े में काली पोशाक वाले दो शिष्य लड़ रहे थे। तभी नील ने मन ही मन कहा, अरे ये तो अनिरुद्ध है। दरअसल सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश करने के बाद अनिरुद्ध ही वो पहला व्यक्ति था जिससे नील की मित्रता हुई थी। जब नील ने उत्तरी क्षेत्र छोड़ा था तब की तुलना में अनिरुद्ध के स्वभाव में बहुत बदलाव आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे एक आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जा चुका था। अनिरुद्ध की प्रतिभा औसत और उसकी दृढ़ता भी कम थी। ज्यादातर समय नील को उसे प्रोत्साहित करना पड़ता था। इससे पहले नील ने अनिरुद्ध की वजह से मान परिवार के मुखिया से भी लड़ाई कर ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके जाने के बाद अनिरुद्ध ने अपनी साधना पर बहुत मेहनत की थी, किंतु आज उसका प्रतिद्वंदी उससे अधिक शक्तिशाली था। फिर भी अनिरुद्ध की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। चाहे उसके प्रतिद्वंदी का पलटवार कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसने अपने दांत पीस लिया और एक कदम भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। वहीं अनिरुद्ध के प्रतिद्वंदी का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था और उसके हमले लगातार भयंकर होते जा रहे थे। हालांकि अनिरुद्ध के शरीर पर चोटों के अनगिनत निशान दिखाई दे रहे थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तभी भीड़ से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अनिरुद्ध, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। इस पर एक अन्य योद्धा ने भी तेज आवाज में कहा, तुम अष्टचक्र महल के इस बदमाश से बिल्कुल भी नहीं हार सकते। एक अन्य योद्धा ने भी अनिरुद्ध को उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हें हमारे दल की गरिमा बरकरार रखनी होगी।
वहीं भीड़ की बातें सुनकर नील मंद मंद मुस्कुराया। वो समझ चुका था कि अनिरुद्ध का प्रतिद्वंदी शिष्य अष्टचक्र महल से था। उस समय जब नील ने तमिश और प्रशांत को हराया था तब अंबर दल को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि अष्टचक्र महल दूसरे स्थान पर सरक गया था। लेकिन किसने सोचा होगा कि वो स्थिति अभी तक बनी रहेगी। अपने प्रतिद्वंदी के अनगिनत हमलों को रोकने के बाद आखिरकार अनिरुद्ध पर एक शक्तिशाली हमला हुआ, जिससे वो उड़ते हुए अखाड़े के किनारे पर लुढ़क गया। तभी अष्टचक्र महल के उस शिष्य ने अनिरुद्ध की ओर बढ़ते हुए उपहास भरे शब्दों में कहा, क्या तुम खुद ही हार मानोगे या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपंग बना दूं? ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर जिद्दी भाव उभरने लगे और वो अपने दांत भींचकर अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने लगा। अब ये साफ था कि वो ऐसी परिस्थितियों में भी पलटवार करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि तुम हार नहीं मानना चाहते तो अपंग बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर अष्टचक्र महल का शिष्य अपना हथियार उठाकर अनिरुद्ध पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय अचानक सभी के कानों में एक आवाज गूंजी, बस। तभी भीड़ से एक महिला बाहर निकली। उस महिला ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसका चेहरा परियों की तरह सुंदर था। उस प्रमुख शुभांगी। नील की नजरें चमक उठी, लेकिन शुभांगी ने नील को नहीं देखा और अखाड़े में मौजूद अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध, तुमने पहले ही बहुत प्रयास कर लिया है, अब हार स्वीकार कर लो। लेकिन उपप्रमुख। अनिरुद्ध ने इतना ही कहा था कि अचानक उसके चेहरे पर एक अविश्वास का भाव प्रकट हुआ, लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और उठकर अपने प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ने लगा। यह स्पष्ट था कि वो अब हार स्वीकार नहीं करने वाला था। किंतु इससे पहले कि अनिरुद्ध कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अष्टचक्र महल के उस शिष्य ने अचानक अपनी गति कई गुना बढ़ा ली और एक लात मारकर उसने अनिरुद्ध को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी कसी और अनिरुद्ध के मूलाधार चक्र की ओर जोर से मारा। ये देखकर शुभांगी ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। वो उस शिष्य को रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी गति अभी भी थोड़ी धीमी थी। उसी समय एक आकृति अचानक आकाश से नीचे आई और अखाड़े में खड़ी हो गई। फिर उसने अपने हाथ के हल्के धक्के से अष्टचक्र महल के शिष्य को पीछे धकेल दिया। उस हल्के से धक्के से भी उस शिष्य को एक अदम्य शक्ति का एहसास हुआ और वो अखाड़े की दूसरी ओर चला गया। फिर उसने उदास नजर से नील को देखा। अनिरुद्ध ने सोचा था कि वो अपंग होने वाला है, लेकिन अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। जब उसने अपना सिर उठाकर उस आकृति को देखा तो उसके चेहरे पर अचानक अविश्वास का भाव प्रकट हो गया।